जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। तो आज हम जो हमारा क्लास 10 है उसका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसी का क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा क्या है, राज्य एवं राज्य की आय, इसी को हम पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर है। अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के क्लास इकोनॉमिक्स अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था वाले प्लेलिस्ट में आके जाके देख सकते हैं। ठीक, और अगर इस और किसी क्लास का आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं, उसको हम जरूर अपलोड करेंगे। चलिए हम चलते हैं अध्याय पर। तो देखिए यहाँ पे हमारा अध्याय 2 है अर्थात इकाई 2। अगर इसका क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए, उसको भी हम प्रोवाइड करा देंगे वीडियो में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर देखिए यहाँ पे है राज्य एवं राष्ट्र की आय। देखिए पहले राज्य क्या होता है। राज्य जो देखिए क्या होता है, राज्य एक प्रांत होता है, कई राज्यों से मिलकर ही देश का निर्माण होता है। जैसे बिहार एक राज्य है, ठीक। उसी प्रकार जब देश का निर्माण होता है उसमें राज्य का बहुत ही भूमिका रहता है। उसके बाद आता है राष्ट्र। राष्ट्र मतलब देश हुआ, क्या हुआ, देश। उसके बाद आता है आय। देखिए आय का मतलब क्या होता है, आप जो भी शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी आपको वेतन मिलता है, कार्य के बाद जो वेतन मिलता है उसको क्या बोला जाता है, आय बोला जाता है। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई भी व्यक्ति किसी काम करने के बदले जो उसको परिमाप मिलता है वही उसका आय हो गया, ठीक। तो आय आपको समझ में आ गया। तो देखिए आय को अंग्रेजी में बोला जाता है इनकम। क्या बोला जाता है, इनकम। तो आय क्या होता है आपको समझ में आ गया। कोई भी व्यक्ति जब शारीरिक अथवा मानसिक रूप से कार्य करने के बाद जो उसको परिश्रम मिलता है उसको क्या बोलता है, उसको परिणाम मिलता है, उसको बोलता है आय। तो आय आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे भी मेंशन क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उसके कार्य के बदले जो भी परिश्रम मिलता है उसे उस व्यक्ति का आय कहा जाता है। आपको समझ में आ गया आय क्या है। देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम सब बिहार बोर्ड का पढ़ा रहे थे, इसमें बिहार का जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसमें पढ़ेंगे बिहार की आय, इनकम ऑफ बिहार। देखिए आप सब जानते होंगे कि बिहार जो है सबसे गरीब राज्यों में एक है जो आता है गरीब। बिहार क्या है, गरीब राज्य है। क्या है, गरीब राज्य। से यहाँ पे देखिए आंकड़ा दिखा रहा है। देखिए देश की निर्धनता का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। देश की निर्धनता का अनुपात आंकड़े योजना आयोग ने मार्च में हम बताए थे कि योजना आयोग क्या होता था, उसमें बता दिए थे। एक एक योजना बनाया था इस जो क्या करता है, इसका पूरा कंट्रोल किस पे हाथ पे रहता है, प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। इसके तहत बहुत सारी योजना निकाला था ताकि क्या हो, देश की जो व्यक्ति है उसका आय में वृद्धि हो सके उसके योजना के तहत। अब देखिए 2009 में जारी किए गए थे। इन आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब है। मतलब सबसे गरीब कौन सा हो गया, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद सबसे अधिक गरीब कौन है, उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य बिहार है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लगभग 41.4% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करती है। तो हम देखिए गरीबी रेखा से नीचे मतलब यहाँ पे गुजारा करता है। ये तो कब का आंकड़ा है, ये है कितना का, 2009 का। अभी वर्तमान में देखिएगा तो 50% से अधिक यहाँ पे बिहार में लगभग 51-52% यहाँ पे अभी गरीबी है। तो सोच लिए कितना ही गरीबी है, तो कहाँ से डेवलप होगा। देखिए यहाँ पे गरीबी, बिहार की गरीबी का बहुत सा कारण है। यहाँ पे उद्योग धंधा का नहीं होना, यहाँ पे कृषि पर निर्भरता होना, तो हम पहले वाला चैप्टर में ये सब बता चुके हैं। यहाँ पे खराब विधि व्यवस्था होना, कुशल प्रशासन का कमी, बाढ़ आना, सुखाड़ आना, तो ये सब यहाँ पर एक कारण है। और सबसे मेन कारण है यहाँ पे कारखाना सब नहीं होना, जिसके तहत काम नहीं मिल पाता है और सब बेरोजगार रहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक जो अर्थशास्त्री है उसका नाम है रेगनर नकर्स। क्या है, रेगनर नकर्स ने गरीबी की कुचक्र की धारण कर बतलाया था। बिहार राज्य भी गरीब के कुचक्र का शिकार है। मतलब क्या है, यहाँ पे गरीबी है जिस कारण बिहार के प्रति व्यक्ति आय भी पूरे वर्ष में न्यूनतम है। ये किसने कहा था, ये इसने कहा था रेगनर नकर्स ने। एक कथन भी दिया था, उसने कहा था, देखिए यहाँ पे कथन दिया है, रेगनर नकर्स ने कहा था। रेगनर नकर्स का कथन, गरीब ने देखिए ने कहा था, सर कथन था कि सामान्यतः हम जानते हैं कि गरीब को जन्म देता है। ये कथन किसका था, इस कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नकर्स ने कहा था। किसने कहा था, गरीबी गरीब को जन्म देता है। ये क्वेश्चन आता है, गरीबी गरीब को जन्म देता है, ये कथन किसका था। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था रेगनर नकर्स, उसी का ये कथन था। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे ये वेन डायग्राम देख रही है, समझाया यहाँ पे कि गरीब कैसे गरीब व्यक्ति गरीब हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है उच्च प्रति व्यक्ति आय। देखिए जिसका उच्च प्रति व्यक्ति आय होगा उसका पूंजी निर्माण भी क्या हो जाएगा, उसका पूंजी निर्माण भी आय अधिक होगा। उसी प्रकार जब उसका पूंजी निर्माण अधिक होगा, जो कोई व्यक्ति अधिक कमाएगा तो उसका बचत भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बचत भी उसका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, पूंजी भी निर्माण अधिक होगा, उसका बचत भी अधिक होगा। अब देखिए अधिक विनिवेश करेगा, मतलब अधिक क्या करेगा वो, कहीं पर अगर निवेश करेगा तो उससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट भी अधिक होगा। अब देखिए इसमें सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है उस किस राज्य का है, यहाँ पे देखिए गोवा का है। किसका है, गोवा का। तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न प्रति व्यक्ति आय, अगर किसी भी राज्य का अगर निम्न प्रति व्यक्ति आय है उसका देखिए क्या हो गया, निम्न पूंजी निर्माण, मतलब उसका पूंजी निर्माण वो भी निम्न होगा। उसके बाद निम्न बचत, अगर कम कमाएगा तो कम बचत ही होगा। जैसे राज्य यहाँ पे दिया हुआ है बिहार, देखिए यहाँ पे बिहार दिया हुआ है। उसके बाद निम्न विनियोग,
क्या होगा, निम्न विनियोग होगा, क्योंकि उसके पास पूंजी है ही नहीं तो उपयोग विनियोग क्या करेगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखिए एक रिपोर्ट निकाला था, कब, ये 2008 में निकाला था, जारी निकाला था 16 दिसंबर 2008 में। जारी आंकड़े के अनुसार सन 2006-07 में चंडीगढ़, मतलब 6-7 में क्या कर रहा था, ये आंकड़े को एकत्रित कर रहा है, जिसके तहत ये बता रहा है कि जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रति व्यक्ति आय कितना था, 70,361 रुपया थी। जबकि केवल 28 राज्यों की चर्चा करें तो इसमें सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा था, गोवा। उसके बाद जो था क्या था, दिल्ली को बताया गया था। देखिए अभी जो वर्तमान में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, अभी वर्तमान का प्रति व्यक्ति आय है 1,97,000। कितना है, 1,97,000। अभी 2023 में देखिएगा तो कितना था, 1,97,000। उसके बाद जो हमारा बांग्लादेश पड़ोसी है उसका कितना है, 1,87,000। कितना है, 1,87,000। तो इसमें देखिए भारत का जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जो भारत से हमेशा टक्कर देते रहता है, कि उसका आबादी कम है। भारत का प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण यहाँ का आबादी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वर्तमान में तो जो भारत का पड़ोसी देश में बांग्लादेश का अधिक होता है, लेकिन अभी बांग्लादेश को पीछे कर दिया। कौन, भारत। अभी भारत का कितना है प्रति व्यक्ति आय, 197। ये प्रति व्यक्ति आय क्या होता है हम बता चुके हैं। जब देश की आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय निकलता है। जैसे आपके घर में 10 व्यक्ति हैं और आपके घर में 100 रुपया कमाता है, तो सबका अगर इससे भाग देंगे, जितना रुपया कमाता है उसको ऊपर रखेंगे, जितना व्यक्ति उसको नीचे रखेंगे। अगर 10 व्यक्ति इसको जब कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अर्थात आपके घर में 10 व्यक्ति हैं तो सबको कितना प्रति व्यक्ति आय हो गया, 10 रुपया हो गया। तो ऐसे निकाला जाता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो आप समझ में आ गए। यहाँ पे भी दे रहा है निर्देशालय की रिपोर्ट के अनुसार सन 8-9 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था, 25,000। ये क्वेश्चन रखिएगा, कितना है, 25,000 रुपया है। जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 5-6 में कितना था, 6610 रुपया था। बिहार में कुल 28 राज्य में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा था, पटना, और न्यूनतम कौन सा था, शिवहर। देखिए बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है, उसका प्रति व्यक्ति आय भी कम है। और भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है। और ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा था, पटना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पटना। और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, शिवहर। ये छोटा भी है और यहाँ पे कम भी है, तो ये ध्यान में रखिएगा। भारत में जो प्रति व्यक्ति की आय की गणना करता है तो कौन करता है, CSO करता है। ये बताए थे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कोलकाता था, अभी नई दिल्ली। इसका स्थापना 1951 में हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते क्या है। देखिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय आय, इसको बोलता है नेशनल इनकम। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए आय का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति बताए थे शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है जो उसको परिश्रम मिलता है उसको आय बोला जाता है। उसी प्रकार जब कोई देश एक वर्ष के अंदर उत्पादित सही वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। आपको समझ में आ गया राष्ट्रीय आय किसे बोला जाता है। जैसे आप एक दिन में जो भी कमाते हैं आपका आय हो गया, उसी प्रकार देश जब एक साल के अंदर में कमाता है जितना पैसा उसको बोलेंगे नेशनल इनकम अर्थात राष्ट्रीय आय। आपको समझ आ गया राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, जब राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है अर्थात नेशनल इनकम। आपको समझ राष्ट्रीय आय कितना है। अब ये कोई भी देश अगर राष्ट्रीय आय अधिक रहेगा तो वो देश क्या रहेगा, अमीर हो गया, उसका प्रति व्यक्ति भी आय अधिक हो जाएगा। जैसे कोई जैसे चीन एक देश है, क्या है, चीन। उसके बाद है भारत, क्या है, भारत। अब बोलेगा कि चीन का अगर राष्ट्रीय आय कितना है, 9,000 है, और भारत का कितना है, 8,000 है। अब बोलेगा कि अगर देखिए राष्ट्रीय आय अगर जिस देश का अधिक रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसका प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा। और उसमें जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। राष्ट्रीय आय क्या करता है, जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। अगर जनसंख्या कम रहेगा, अगर पैसा भी अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसे चाइना का देखिए, चाइना का भी जनसंख्या, भारत का जनसंख्या भी चाइना को पीछे कर दिया है। अब देखिए बोल देगा चाइना में जैसे 100 व्यक्ति हैं और बोल देगा भारत में कितना है, भारत में भी कितना है, बोल देगा कि यहाँ पे भी 100 व्यक्ति है। इसमें एक बार भाग देने के बाद इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 9 रुपया आ जाएगा प्रति व्यक्ति आय, और इसका आ जाएगा 8 रुपया, क्योंकि इसका अगर दोनों का अगर सेम जनसंख्या है तब। लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसका अगर जो इसका देखिए अगर राष्ट्रीय आय अधिक है तो इसका देखिए प्रति व्यक्ति भी आय अधिक हुआ। इसमें देखिए राष्ट्रीय आय अगर कम है तो इसका प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम हो गया। कब, जब ये इसमें जनसंख्या सेम रहेगा तब, क्योंकि जनसंख्या पर भी निर्भर करता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक, तो आप समझिए प्रति व्यक्ति आय किसे बोला जाता है। अब नेक्स्ट जानेंगे राष्ट्रीय आय का परिभाषा। एक जो था, एक जो अर्थशास्त्री था उसका नाम था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। देखिए इसके अनुसार ये परिभाषा क्या बोलता है, किसी देश में, देखिए ये बोल रहे हैं, किसी देश में पूंजी अथवा उसकी प्राकृतिक साधनों का प्रयोग कर प्रतिवर्ष भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं पे जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहता है। इसका मतलब भी वही हुआ, जब कोई देश एक वर्ष के अंदर में जितना ही वस्तुओं का उत्पादित करता है और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही राष्ट्रीय आय बोला जाता है। इसका मतलब वही है। तो ये किसने कहा था, प्रोफेसर मार्शल ने। तो ये भी क्या था, अर्थशास्त्री था। अब देखिए यहाँ पे कुछ बोल रहा है, और जाने। देखिए यदि देश की पूंजी विदेश में लगा दी जाए तो उसे
प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय में क्या करना पड़ता है, इसको जोड़ना पड़ता है। और अगर विदेश में कोई भी कंपनी लगाया तो उसको जोड़ेंगे, लेकिन जो भी कंपनी अगर यहाँ का होगा, यहाँ का भी जो भी कंपनी होगा उसको भी राष्ट्रीय आय में जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो भारत का ही है। लेकिन जब शुद्ध निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, और जो भी भारतीय विदेश का कंपनी भारत में उसको क्या करेंगे, उसमें उसको घटाना पड़ता है। ठीक, तब उसको शुद्ध राष्ट्रीय आय आता है। अब देखिए एक और अर्थशास्त्री था, उसका नाम क्या था, प्रोफेसर पिगू। उसका नाम इसने कहा था राष्ट्रीय आय के बारे में, ने राष्ट्रीय आय के निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित की। देखिए राष्ट्रीय आय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वो भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होती हैं, जिसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। तो ये किसका कथन था, प्रोफेसर पिगू का था। अब देखिए यहाँ पे आओ जानिए, इसमें बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है। इसमें देखिए CSO करता है, CSO, कि यहाँ पे CSO, इसी का नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो यही करता है भारत में राष्ट्रीय आय का गणना। तो ये हम उधर बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है। इस वर्ष में राष्ट्रीय आय प्रदर्शित सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है। मतलब जो राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है ये भी सहायता करता है। कौन, NSSO अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी सहायता करता है किसका, CSO का, CSO, तभी ये राष्ट्रीय आय निकाला था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है राष्ट्रीय आय, देखिए क्या है राष्ट्रीय आय, वाई को इसमें क्या यूनिट क्या है, राष्ट्रीय आय। इसमें देखिए सी को क्या है, उपभोग व्यय। उसके बाद आय को क्या है, विनियोग भी है। देखिए राष्ट्रीय आय को कैसा निकाला था, कोई भी व्यक्ति कितना उपभोग किया और कितना विनिवेश किया, जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल, राष्ट्रीय आय निकल देंगे। जैसे देखिए आपको अगर पता नहीं है कि आप कितना रुपया कमाएं, लेकिन आपको ये पता है कि हम कितना खर्चा किया और कितना बचाए। जैसे देखिए आपका आय कितना था पता नहीं है, आप जैसे कोई नाम का, जैसे आपका नाम है रोहन नाम का कोई लड़का है, उसको पता नहीं कि कितना कमाया, लेकिन वो कितना खर्च किया है उसको पता है। जैसे उसने कोई किताब खरीद लिया, कितना का किताब खरीद लिया, 10 रुपया का। ठीक, 10 रुपया खरीदा, उसके बाद पेन खरीद लिया 5 रुपया का, तो कितना हो गया टोटल इसका खर्चा, इसका हो गया 15 रुपया। अब देखिए इसको पता नहीं कि कितना रुपये लेके आया था, लेकिन इसको पता है कितना रुपया खर्चा किया। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो हम सोहन का कितना रुपया था इस पर पहुँच गए, कितना रुपया था इसका, 15 रुपया था। तो यहाँ से भी हम निकाल सकते, सॉरी 15 रुपया था। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हम राष्ट्रीय आय जब निकालेंगे उसमें क्या करेंगे, उपभोग कितना किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय। तो यही पे इसने यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब देखिए अब जानेंगे हम राष्ट्रीय आय की धारण कैसे क्या आता है। पहला में क्या है, GDP। क्या है GDP, इसको बोलता है सकल घरेलू अर्थात, इसको बोलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद आता है GNP, उसको बोलता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये तीनों के बारे में हम बढ़िया से समझ लेते हैं क्या होता है तीनों। ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या समझेंगे, पहले समझेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, अर्थात GDP पढ़ेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये तीनों के बारे में समझेंगे। यहाँ पे देखिए हम कुछ डायग्राम बनाए, इसमें देखिए जो हमारा भारत का कंपनी है, टाटा भारत का है, जियो भारत का है। उसी प्रकार विदेश का कंपनी कौन सा है, LG है। उसके बाद सैमसंग या दक्षिण कोरिया का है। उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं राम, जो व्यक्ति जो विदेश से कमा के भारत में पैसा भेज रहा है, और एक मोहन है, ये दोनों विदेश में कमाता है। उसी प्रकार विदेशी व्यक्ति जो भारत में काम कर रहा है, एक है किम और दूसरा जोम है। तो ये दोनों सब क्या है, भारतीय, ये विदेशी व्यक्ति जो भारत में काम कर रहा है। अब देखिए अगर GDP का निकालना होगा ना, किसी भी देश को GDP अगर निकालना है तो क्या करेंगे, GDP मतलब क्या होता है, एक वर्ष में उत्पादित सही वस्तुओं और सेवाओं के अंतरिम मौद्रिक मूल्य। अर्थात GDP में क्या हो जाएगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए GDP में किसको जोड़ना पड़ेगा, ये सब, कितनों भी, कोई भी देश का कंपनी हो, सिर्फ भारत में होना चाहिए, GDP में सब जोड़ना पड़ेगा। तो ये भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, GDP में ये भी जोड़ना पड़ेगा। इसमें सिर्फ GDP में किसको नहीं जोड़ना सबको जोड़ना पड़ेगा। किसको जोड़ना पड़ेगा, सिर्फ वो भारत में रहना चाहिए। अब देखिए ये क्या है, भारत में नहीं है, तो इसको इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। किसमें, इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, GDP में। ठीक, देखिए GDP में अगर जितना भी होगा, चाहे वो कोई देश करे, सिर्फ देश के अंदर होना चाहिए। GDP में कितना, सबको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, GDP में सबको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए टाटा कितना रुपया कमाया, ये भारत के अंदर है, 100 रुपया कमाया, तो यहाँ पे 100 लिखते हैं, GDP में सबको जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए जियो कितना कमाना है, 100 कमा रहे हैं, इसको भी जोड़ देंगे 100। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये कौन है, ये है LG, जो विदेश का कंपनी लेकिन भारत में कार्यरत है, इसको भी GDP में जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी कहाँ पे है, भारत के अंदर है। उसके बाद ये भी देखिए कमा रहे हैं, सैमसंग 50 रुपया कमा रहे हैं, इसको भी GDP में सबको जोड़ देंगे। अगर भारत से अगर कोई विदेश से अगर भारत में अगर कमा के अगर भेज रहा है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, देखिए
सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100, 100, 200 और एक 300, 300 अर्थात ये 300 हमारा क्या हुआ, जीडीपी। देखिए जीडीपी में क्या होता है, कोई भी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या बोलाता है, यही जीडीपी बोलाता है। भारत का जीडीपी कितना हो गया, कोई भी देश रहे उसको सिर्फ भारत में उसका उत्पादन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा वो जीडीपी में, ये होगा जीडीपी। अब देखेंगे जीएनपी क्या होता है, जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी में क्या करना पड़ेगा, जीएनपी में क्या करना पड़ेगा, पहले तो जितना भी भारतीय है उसको क्या करना पड़ेगा, भारतीयों को जितना भी भारतीय कंपनी उसको इसमें जोड़ना होगा। भारतीय कंपनी कौन है, टाटा कितना कमाता है, 100, उसके बाद जियो भी 100 कमाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें देखिए भारत में जितना भी कमा रहे हैं उसको भारत में जोड़ेंगे, और इसमें क्या जोड़ेंगे, जो भी विदेश में कमा के भारत में पैसा भेज रहे हैं उसको भी इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए जो विदेश में कौन कमा रहा है, राम और मोहन, ये 100 कमा रहा है, अर्थात 100 इसका हो जाएगा यहाँ पे 100, और फिर मोहन कितना कमा रहा है 100, इसको 100 यहाँ पे जोड़ेंगे। ये सब किसका हो गया, ये हो गया सब जो देश का हो गया, और देश से बाहर से जो पैसा भेज रहे हैं ये यहाँ का सबको जोड़ेंगे कितना आ जा रहा है, 400 हो रहा है। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या होता है, अगर जितना भी विदेश से भेजा वो तो ठीक है, लेकिन जो भी विदेश का कंपनी भारत में कार्यरत है, जैसे एलजी विदेशी है, तो इसको इसमें घटाना पड़ेगा। कितना घटाएंगे, ये 50 रुपया कमा रहे हो सैमसंग 50 रुपया, 100 इसमें घटा देंगे। अब देखिए जब विदेशी व्यक्ति भारत में पैसा भेज रहा है विदेश से, उसको जोड़ेंगे, लेकिन जो व्यक्ति विदेश का जो व्यक्ति है यहाँ पे देखिए किम और जो ये विदेशी है, ये पैसा यहाँ से कमा के दूसरे देश भेजेगा, तो क्या करेंगे, इसको घटाना पड़ जाएगा। देखिए 50, 50, 100 इसमें घटा देते हैं। अब देखिए 400 बचा, इधर 200, 400 200 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 200। हमारा ये जो 200 हुआ ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्योंकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निकालने के लिए जो विदेशी कंपनी है उसको घटाना पड़ता है, और जो विदेश का व्यक्ति जो भारत में कार्यरत रहता है उसको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। और जो भारतीय व्यक्ति विदेश में जो कमाता है उसको यहाँ पे जोड़ते हैं। देखिए इसमें कभी कभी क्या होता है, इसमें एक देश है जो हमेशा घाटा लगता है, किसके साथ, चाइना के साथ। क्योंकि चाइना, अगर ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में चाइना का सामान नहीं होगा, चाइना के हम 100 रुपया का बेचते हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ से वो 500 रुपया का बेच का चला जाता है, अर्थात 400 रुपया क्या होता है, हम लोग का घाटा लग जाता है। ये सब देश के साथ नहीं होता है, लेकिन चाइना के साथ हो जाता है, क्योंकि चाइना का जो अर्थव्यवस्था है बहुत बड़ा है और वो कोई भी चीज़ कम दाम में बेचता है, इसीलिए क्या हो जाता है, उसको फायदा होता है, हम लोग को घाटा लगता है। अब आपको समझ में आ गया क्या हो गया। जीडीपी में क्या होता है, देश के अंदर जितना भी उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य का वो जीडीपी का आता है, वो चाहे वो कोई देश का कंपनी, उससे मतलब नहीं। लेकिन जीएनपी में क्या होता है, जो भारतीय रहेगा उसको शामिल करना है और जो विदेशी कंपनी रहेगा उसको घटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ, और जो व्यक्ति विदेश से बाहर में काम कर रहा था उसको जोड़ेंगे, और जो विदेशी व्यक्ति भारत में काम कर रहा है उसको घटाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए इसको जोड़े थे, टाटा का जोड़े थे, टाटा का हो गया, ये जियो का, ये भारतीय कंपनी। उसके बाद विदेश में कमा रही थी, भारतीय पैसा भेजेगा तो इसको इसमें जोड़ दिए, क्योंकि जो भारत है तो भारत का पैसा भेजबे करेगा। अब देखिए जो विदेशी व्यक्ति यहाँ पे कमाएगा वो क्या करेगा, विदेश से अपने भारत से दूसरे देश भेजेगा, तो क्या होगा उसमें उसको घटाना पड़ेगा। अब देखिए 50 से कमा रहा था विदेशी व्यक्ति, 100 हो गया। अब देखिए एलजी और सैमसंग ये 100 रुपया कमाया तो इसको उसमें जोड़ दिया, अब कितना बचा, 200 हमारा क्या हो गया, हमारा जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। अब देखिए जब ये 200 बचा, अब निकालेंगे जीएनपी, अब निकालेंगे एनएनपी, इसको होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट अर्थात शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब जीडीपी में क्या होता है, जीएनपी में जब मूल्यह्रास को हटा देता है क्या बचता है, जीडीपी में यहाँ पे लिख देते हैं, जीएनपी में जीएनपी में जब मूल्यह्रास को जब घटाया जाता है, तो क्या बचता है, मूल्यह्रास को हटाया तो क्या बचता जाता है, एनएनपी। क्या बचता है, एनएनपी बचता है, क्या बचता है, एनएनपी बचता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए मूल्यह्रास क्यों घटाना पड़ता है। अब देखिए अगर कोई भी जियो का अगर फ़ोन है उसमें क्या होगा, 100 फ़ोन बना तो इसका वैल्यू 100 रुपया हुआ, लेकिन इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, लेने जाने में कहीं पे टूट जाता है या खराब हो जाता है, लेकिन इसको जोड़ दिए कितना, हम 100 ही रुपया जोड़ दिया तो इसमें फायदा होगा, लेकिन ये खराब निकल जाता है क्या होता है, उसको भी जोड़ते हैं। इसीलिए जब इसमें मूल्यह्रास को हटाना पड़ता है। इसे देखिए इसका जीएनपी कितना आया था हमारा, 200, इसमें देखिए कितना आया था, जीएनपी कितना आया था, 200 रुपया यहाँ पे जीएनपी आया था। लेकिन इसमें देखिए अगर 100 इसमें बल्ब इसका जियो का मोबाइल बनाया उसमें एक अगर खराब हो जाएगा तो 1 रुपया इसको घटाना पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं मूल्यह्रास। मान के चलो मूल्यह्रास 50 रुपया हुआ, जब ये एनएनपी में देखिए जीएनपी कितना था, इतना जीएनपी में मूल्यह्रास को हटाएंगे 50, जीएनपी में कितना था 200 रुपया था, उसमें मूल्यह्रास घटा दे 50 रुपया, तो कितना बचा 150 रुपया है। यही हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हुआ, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें अब कोई भी त्रुटि नहीं, इसीलिए क्या हो गया, शुद्ध हो गया। देखिए हम जितना भी थे हम समझाने की कोशिश किया, आप फिर से वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। की कुल उत्पादित की जाती हैं तो उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई देश में एक वर्ष में अंतर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं को अंतिम मौद्रिक मूल्य को क्या बुलाता है, जीडीपी बुलाता है। देखिए जीडीपी में कोई विदेशी कंपनी रहेगा उसको भी अगर यहाँ पे अगर भारत में वो प्लांट लगा उसको भी जोड़ना पड़ता है जीडीपी में, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। सकल घरेलू उत्पाद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट होता है हमारा जीएनपी। क्या है जीएनपी, देखिए जीएनपी को बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखिए किसी देश में एक साल के अंतर्गत कितनी वस्तुएं एवं सेवाओं उत्पादित होगी उन्हें मौद्रिक मूल्य को
कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है उसको क्या बोलता है, जीएनपी कहा जाता है, अर्थात जीएनपी। इसमें क्या किया जाता है, उधर हम बताए थे कि इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोई भी अगर विदेशी सामान, विदेशी कंपनी अगर भारत में हो तो क्या करना पड़ता है उसको, अगर यहाँ पे भारत में प्लांट लगाया है, अगर यहाँ पे अगर व्यापार कर रहा है उसको पैसा को घटाना पड़ता है, क्योंकि उसका पैसा कहाँ जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है। और कोई व्यक्ति अगर विदेश में काम कर रहा है भारत को, उसका पैसा यहाँ पे जोड़ा जाता है। तो ये क्या जाता है, उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए, अब बताए नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब इसमें शुद्ध निकाला पड़ता है, अगर कोई भी चीज़, जैसे कोई भी कंपनी था उधर बताए थे कि अगर 100 बल्ब बनाया, जिसमें वो तो अभी जब राष्ट्रीय का बात आया तो उसमें क्या करेगा, 100 बल्ब का तो पैसा इसमें जोड़ लेगा। लेकिन इसमें अगर मान के चलिए 2 बल्ब अगर खराब हो गया, लेकिन उसका भी पैसा इसमें 100 रुपये में जोड़ा हुआ है। अगर 100 बल्ब का मूल्य 100 रुपया है, लेकिन ये 2 को जोड़ दिया, लेकिन ये क्या है, 2 तो खराब है, इससे तो पैसा उसको मिलेगा नहीं। उसी प्रकार जब राष्ट्रीय आय में अर्थात जीएनपी में अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जब इसमें क्या होता है, मूल्यह्रास को अर्थात घिसावट या मूल्यह्रास को जब घटा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, ये बन जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये हम उधर बता चुके हैं। अब जानेंगे भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश कैसा रहा। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने लगाया था, ये लगाया था दादा भाई नौरोजी। किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी। ये पारसी धर्म से संबंध रखता था। ये क्या था, एक व्यापारी था। इसने कब लगाया था, ये 1868 में लगाया था। और कितना रुपया ये बताया था, जब पहली बार ये लगाया था तो 20 रुपया बताया था। कितना रुपया बताया था, 20 रुपया। ये क्वेश्चन एकदम फिक्स आता है, ये पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का गणना किया था, कितना रुपया बताया था, ये 20 रुपया बताया था। ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, एक अर्थशास्त्री था, उसका नाम था डॉक्टर V.K.R.V. राव। क्या नाम था उसका, V.K.R.V. राव। अर्थात देखिए, डॉक्टर जो है ये V.K.R.V. राव। तो इसका ये फुल नाम क्या होता है, इसका फुल नाम है विजेंद्र। बी से हो गया विजेंद्र, उसके बाद V से हो गया विजेंद्र, K से हो गया कस्तूरी, R से हो गया रंगा और V से हो गया भद्राज राव। अर्थात विजेंद्र कस्तूरी रंगा भद्राज राव। तो ये क्या थे, एक अर्थशास्त्री था। ठीक। उसके बाद इसने क्या लगाया था, इसने भी कब लगाया था, ये इसका जो अनुमान लगाया था 1925 से 29 तक के बीच में भारत के राष्ट्रीय आय का आंकड़ा का सर्वाधिक प्रचलित था। जो ये निकाला था किसने, डॉक्टर V.K.R.V. राव ने जो निकाला था। ये भी क्या था, प्रचलित था जब राष्ट्रीय आय का गणना किया था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 1949 में प्रोफेसर अर्थात इसमें P.C. महालनोबिस अर्थात प्रोफेसर P.C. महालनोबिस ने की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय का गठन किया था, जिसका उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाया गया था। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, 1948-49 के लिए देश की राष्ट्रीय आय कितना था, 8650 करोड़ रुपये बताए गए थे तथा प्रति व्यक्ति आय कितना बताया था, 246.9 रुपया बताया गया था, अर्थात 247 रुपया। याद रखिएगा। ये देखिए कब किया था, 1948-49 में किया था। और कितना रुपया ये बताया था, इसने बताया 246.9। यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1954 में बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की थी। ये तो हम बता चुके हैं, CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है इसका राष्ट्रीय आय का गणना। अब उसके बाद पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो पर कैपिटा इनकम। तो ये हम बता चुके हैं पहले क्या होता है पर कैपिटा इनकम। देखिए, जब कोई भी देश की राष्ट्रीय आय को, जब राष्ट्रीय आय में राष्ट्र की देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्रति व्यक्ति आय। यहाँ पे इसको मेंशन देखिए क्या हुआ है, राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र का, देश का जितना भी पैसा रहेगा उसको ऊपर रखना और देश की जनसंख्या जितना रहेगा उसको नीचे, और भागफल के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे राष्ट्रीय आय। जैसे यहाँ पे मेंशन क्या हुआ है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। आपको ही बताते हैं, अगर आपके घर में 10 व्यक्ति हैं और आपका एक दिन का इनकम 100 रुपया है तो उसको इनकम को ऊपर रखना 100, और जितना भी व्यक्ति उसको नीचे रखना। जो भाग देने के बाद कितना आएगा, 10 व्यक्ति अगर 100 रुपया कमाता है आपके घर में तो 10 रुपया आपके घर का प्रति व्यक्ति आ गया। उसी प्रकार जब देश का निकालेंगे तो देश का पैसा ऊपर रखेंगे और देश का जनसंख्या जितना उसको नीचे रखेंगे। जो भागफल आएगा उसको बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। आपको समझ में आएगा। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना अधिक होगा वो देश क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमीर होगा। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पे देखिए मेंशन क्या हुआ है, इंग्लैंड का देखिए प्रति व्यक्ति आय कितना, उसके बाद अमेरिका का देखिए कितना, इतना डॉलर में। तो ये सब क्या है, अमीर का। उसके बाद चीन देखिए, ये सब क्या है, बहुत ही अग्रणी है। प्रति व्यक्ति आय से क्या पता चलता है कोई भी देश कितना अमीर है, वहाँ का जनता कितना खुशहाली है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय का गणना कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, गणना का मतलब होता है कैलकुलेशन करना कोई भी, तो इसको कैसे किया जाता है, तो इसको राष्ट्रीय आय की गणना CSO किया जाता है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना जो किया जाता है भारत में 3 विधि से किया जाता है। कितना विधि से किया जाता है राष्ट्रीय आय का गणना भारत में, इसमें 3 विधि से किया जाता है। जैसे देखिए, पहला विधि कौन सा, उत्पाद विधि, इसको बोलता है प्रोडक्शन। उसके बाद इनकम, उसके बाद आय विधि, उसके बाद एक्सपेंड अर्थात एक्सपेंडिचर मतलब व्यय विधि। देखिए, भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है ये दोनों विधि से ज़्यादा किया जाता है, और ये जो विकसित देशों में किया जाता है किसमें, व्यय विधि में। क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, आपको सभी जगह रसीद नहीं देता, लेकिन अमेरिका सब में देता है, इसीलिए वहाँ पे इसका गणना किस विधि द्वारा किया जाता है, व्यय विधि। अर्थात जो विकसित देश रहेगा वहाँ पे राष्ट्रीय आय की गणना व्यय विधि से भी किया जाता है। लेकिन भारत में क्या किया जाता है,
उत्पादन विधि और आय विधि से किया जाता है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बताया गणना विधि, सबको हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना विधि कैसे क्या आता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है। चूँकि राष्ट्र की व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इस गणना को जब हम उत्पादन के योग किया जाता है तो उसे उत्पादन गणना विधि कहा जाता है। जैसे देखिए कोई भी चीज़ कितना का उत्पादन किया तो उससे ही पता चल जाएगा उसका कितना आय था, उससे पता चल जाएगा। कि अगर कोई भी व्यक्ति उत्पादन करेगा तो उसमें कितना कॉस्ट लगाया था उससे उसको पता चल जाएगा। जैसे कोई कारखाना में 100 रुपया लगाया तो उससे तो उसको पता चल जाएगा कि कितना उसने इनकम किया था, उसमें वो पैसा लगाया था, इससे ही पता चला था। उसके बाद आय विधि, आप कितना कमाते हैं उससे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद जितना खर्च करते हैं, खर्च से भी क्या करते हैं, आप कितना पैसा था आपके पास वो हम निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, उत्पादन विधि से अगर जो उसका गणना किया था उसको बोलता है राष्ट्र उत्पादन गणना विधि कहा था। उसी प्रकार होता है। देखिए जब राष्ट्र की व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय का गणना किया था उसको क्या बोलते हैं, उस गणना को आय गणना विधि कहा जाता है। क्योंकि आय से क्या कर रहे हैं, वैसे अपना जो मूल राशि था उस पर पहुँच रहा है, इसीलिए उसको आय गणना विधि कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमने क्या है, व्यय गणना विधि। देखिए जब देखिए राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय को मापने की प्रक्रिया को जब गणना विधि द्वारा किया जाता है तो उसको क्या बोलता है, तो उसे क्या बोलता है व्यय, जब देखिए राष्ट्रीय आय के मापन की इस प्रक्रिया, यहाँ से बताएंगे। देखिए व्यय गणना विधि होता है, व्यय का मतलब होता है कहीं पे खर्च करना या पैसा को खर्च करना। क्या करना, खर्च करना। देखिए व्यय विधि में क्या होता है, व्यय विधि में जैसे आपको पता नहीं कि आपके पास कितना पैसा था, लेकिन आप कितना खर्च किए हैं, अगर वो जोड़ लेंगे तो क्या होगा, आपके पैसा के पास आप पहुँच सकते हैं। जैसे आप कोई भी 10 रुपया कहीं पर खर्चा किया, उसके बाद 20 रुपया का खर्चा किए, लेकिन आपको पता नहीं था कितना पैसा थे, आप इस जोड़िएगा तब इससे पता चल जाएगा आपके पास कितना पैसा था, 30 रुपया था। तो इसी प्रकार जब देश को जब गणना व्यय विधि किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, व्यय गणना विधि। ये सब विकसित देशों में किया जाता है, यहाँ पे नहीं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है आगे जाने, राष्ट्रीय आय राष्ट्र के आर्थिक स्थिति के आकलन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी देश कितना आर्थिक मतलब कितना अमीर है, कितना पैसा वाला है, उससे कैसे अनुमान लगाया जाता है, उसको राष्ट्रीय आय से अनुमान लगाया जाता है। प्रति व्यक्ति आय से ही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय रहेगा तो उस राष्ट्र का पैसा अधिक होगा। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय आय का गणना विधि में आने वाली कठिनाई, मतलब राष्ट्रीय आय का जो गणना किया जाता है उसमें क्या क्या कठिनाई आता है उसको हम जानेंगे। इसको हम जानने से पहले एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको। राष्ट्रीय आय का जो गणना किया जाता है 3 विधि, इसको हम फिर से डिस्कस कर देते हैं। देखिए कोई व्यक्ति कितना उत्पादन किया, उत्पादन करने के बाद कोई भी चीज़ को अगर उत्पादन करेगा तो उसको बेचेगा, और बेचने के बाद जो भी उससे लाभ होगा उससे क्या करेगा, उससे हम सभी को आमदनी को जोड़ के हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। उसी प्रकार आय क्या होता है, अब जो कमाते हैं उसको आय बोला जाता है। जब आय द्वारा किसी भी अगर सरकारी सेक्टर में अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सरकार को पता है कि यहाँ पे कितना मतलब आय, एक व्यक्ति को कितना आय मिलता है, और उसे कैलकुलेशन करके क्या कर सकता है, कोई भी देश का आय का अनुमान लगाया जा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, आय गणना विधि भी करेंगे। उसके बाद देखिए व्यय, अगर कोई व्यक्ति कितना खर्चा किया, अगर सभी खर्चा को जोड़ देंगे इससे हमको पता चल जाएगा उसके पास कितना पैसा था, अर्थात देश को कितना मतलब पैसा था, उससे भी पता चल जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलता है, व्यय गणना विधि। ठीक, ये समझ में आ गया। अब जानेंगे इसमें क्या क्या कठिनाई आता है। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाई, देखो पहला कठिनाई क्या होता है, आंकड़े को एकत्रित करने में कठिनाई। अगर कोई भी चीज़ अगर कोई खरीदा तो उसके लिए जो बिल रहेगा उसको सबको एकत्रित करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा कारण है उसमें। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पूरे देश में लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में उसकी आय के रूप में आंकते हैं, और इस आंकड़े को एकत्रित करने में कठिनाई आती है, क्योंकि कोई भी चीज़ का आप जो इकट्ठा कीजिएगा तो उसमें कठिनाई आएगा, इसीलिए इसमें आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। राष्ट्र की विकसित की सही स्थिति नहीं प्राप्त हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, आंकड़े को एकत्रित होने में कठिनाई, सही से नहीं निकलेगा तो क्या कठिनाई हो जाता है। उसके बाद दोहरी गणना की संभावना, मतलब कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन गिनती करने में क्या गलत होता है, तो उसमें क्या आता है, फिर से उसको गणना करना पड़ता है। ये होता है दोहरी गणना की कठिनाई, अर्थात पॉसिबिलिटी ऑफ डबल काउंटिंग। तो कभी कभी आप भी हो जाते हैं, पैसा गिनने भूल जाते हैं, उसको फिर से गिनना पड़ता है। उसके बाद मूल्य की मापने में कठिनाई, क्या होता है, मूल्य की मापने में डिफिकल्टी इन मेंसुरेशन ऑफ द वैल्यू। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बाजार की स्थिति, जैसे सबका कहीं पे अगर यहाँ पर भारत में जीएसटी क्यों लाया, जीएसटी इसी के कारण लाया था कि कहीं पे अगर पूरे भारत में कोई भी सामान का जितना वैल्यू रहेगा पूरे भारत में से एक ही रहेगा, लेकिन अगर जीएसटी नहीं रहता तो कहीं पे कोई सामान का वैल्यू 20 रुपया होता था, कहीं पे 30 रुपया, इससे गड़बड़ हो जाता था। क्या होता है, आंकड़े को मापने में, इसलिए जीएसटी लाया था। वही इसमें ये बता रहे हैं, आंकड़े को मूल्य के मापने में कठिनाई, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। देखिए बाजार की स्थिति में प्राय हम देखते हैं कि एक वस्तु
का कई व्यापारिक स्थितियों में गुजरने के कारण उस वस्तु का मूल्य भिन्नता आती है। अब देखिए, कोई भी वस्तु अगर जम्मू कश्मीर में बना और उसको अगर बिहार लेके जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने पर चार्ज कटेगा, उसमें बस या तो कोई भी अगर ट्रक चलाएगा उसमें क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये भी कारण है। अगर वही सामान अगर वहीं पर खरीदेगा जम्मू कश्मीर में, उसका दाम कम रहेगा। तो ये सब भी होता है कठिनाई, इसको मूल्य में मापने में कठिनाई होता है, कहीं पर वस्तु ज़्यादा कहीं पर कम। ये वस्तु की कीमत भिन्नता इसलिए होती है कि विक्रेताओं के एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में यातायात का खर्च, विक्रय, विस्थापन, विज्ञापन खर्च, विक्रेताओं को मुनाफे की राशि एवं उसमें जुड़ जाती है। इसीलिए क्या होता है, कोई व्यक्ति का दाम, कोई वस्तु का दाम बढ़ जाता है यहाँ पे आते आते। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है, चीनी के उत्पादन मूल्य कारखाने में कम होता है, क्योंकि वहाँ पे उत्पादन करता है, वहाँ पे लीजिएगा कम होता है। वही अगर चीनी यहाँ पे दूसरी जगह आता है तो उसका क्या ट्रांसपोर्ट खर्चा जो ट्रक सब चलाता है वो भी जोड़ता है, इसीलिए दाम बढ़ जाता है। जब वो थोक विक्रेताओं के पास जाता है तो उसने मूल्य में बढ़ोतरी कर देता है। अभी आप भी कोई अगर दुकान से सामान खरीदते 10 रुपये में, अगर 10 रुपये में बेचेगा तो क्या हो जाएगा, आपको फायदा नहीं होगा। जिसके कारण वहाँ पे 10 रुपया था, यहाँ पे 12 रुपया हो गया। ये भी क्या हो गया, दोनों में मूल्य में मापने में कठिनाई, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तो ये सब ऐसा कारण था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान, सॉरी भारत में विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान, इसको बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें जो बोला है विकास में राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान। देखिए कोई भी राष्ट्र को अगर अधिक पैसा रहेगा तो क्या होगा, वहाँ का प्रति व्यक्ति आय अधिक रहेगा, संपन्न रहेगा देश। अब देखिए विकास कब होगा, जब कोई भी देश के पास पैसा रहेगा तभी तो अधिक विकास होगा। कोई भी क्षेत्र में वहाँ पे अगर अस्पताल अच्छा होगा, रोड का सुविधा, लाइट, बिजली, ये सब अच्छा रहेगा तभी तो ना। उसके बाद देखिए प्रति व्यक्ति भी आय अच्छा रहेगा। अगर देश में अगर अधिक पैसा रहेगा तो क्या रहेगा, विकसित देश होगा। यहाँ पे मेंशन किया है, किसी भी देश में संपन्नता अथवा विपन्नता वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय या संयुक्त रूप से सही व्यक्तियों के आय के योग, जिसे राष्ट्रीय आय कहा जाता है, राष्ट्रीय आय कहते हैं, माध्यम से जाना जाता है। राष्ट्र के विकास के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं वह राष्ट्रीय आय की सीमा क्षेत्र के अंदर होने वाले लोगों के उत्पादकता अथवा उनकी आय को बढ़ाने के माध्यम से ही की जाती हैं। वर्तमान युग में प्रत्येक देश में अपने अपने तरीके से विकास की योजना बनाती हैं, जिसका लक्ष्य राष्ट्र की उपलब्ध साधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी देश में अगर जैसे कहीं पे पेट्रोलियम उत्पादन होता है तो क्या करता है, उसको बेच के क्या करता है, देश की जनता के हित में खर्चा करता है, ताकि क्या हो, देश विकास हो और यहाँ का प्रति व्यक्ति आय बढ़े, ताकि देश का विश्व में नाम हो, तभी तो विकसित देश कहलाएगा। यही इसका मतलब हुआ, यही कहना चाह रहा है। उसके बाद देखिए अगर पैसा अधिक रहेगा, इसी के तहत शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग के द्वारा रोजगार का सृजन करेगा। देखिए जैसे देखिए कोई भी राष्ट्र के पास पैसा रहेगा तो वहाँ पे वो शिक्षा में खर्चा करे, सभी व्यक्ति शिक्षित होगा, उसके विज्ञान उसके बाद प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पूंजी विनियोग करेगा, मतलब पैसा लगाए, जिसके तहत वहाँ से क्या होगा, कोई वैज्ञानिक बनेगा, नया खोज होगा, जिसके तहत क्या होगा, वहाँ पे जो देश का नागरिक होगा वहाँ पे उसको मतलब काम मिलेगा और क्या होगा, उसका प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। उसके बाद देखिए सृजन होगा, यहाँ पे देखिए रोजगार का सृजन होगा, मतलब उसको काम मिलेगा तभी उसको प्रति व्यक्ति, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होगा। आर्थिक विकास के लिए मुख्य रूप से उत्पादन तथा आय में वृद्धि की जाती है। वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर ही राष्ट्र को उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हैं। मतलब कब राष्ट्र जब मतलब चरम पे पहुंच जाएगा, मतलब ऊपर आएगा, जब देश में अधिक इंडस्ट्रियल उद्योग क्षेत्र हो, सभी बेरोजगार ना हो, सभी को काम हो, तभी तो वहाँ पे मतलब देश की जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा और राष्ट्र संपन्न होगा। तो ये क्या है, ये भी विकास का एक जरिया है। ठीक, अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्र और प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्र के आर्थिक विकास का सही मापदंड है। बिल्कुल है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय विकास होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, देश अगर आगे बढ़ेगा तो अगर उस देश का जनता भी आगे बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने का कौन कार्य करता है, तो वहाँ का जो जनता है वही तो करता है। अगर कोई भी नेचुरल मतलब कोई भी अगर खनिज संपदा उसको सही से व्यवस्थित करेगा और उससे जो भी पैसा मिलेगा तो क्या राष्ट्र में लगाएगा, और राष्ट्र में जब देश में लगाएगा तो वहाँ क्या होगा, जनता का जीवन स्तर बढ़ेगा और देश का नाम होगा। बिना उत्पादन को बढ़ाए लोगों की आय में वृद्धि नहीं हो सकता है। मतलब ये बोल रहा है अगर कोई भी क्षेत्र में अगर उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका राष्ट्र में आय में वृद्धि नहीं हो सकती है और ना ही आर्थिक विकास हो सकता है। मतलब आर्थिक मतलब रुपया पैसा से कोई भी देश में विकास नहीं हो सकता है। देखिए राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है, अर्थात वहाँ का जीवन स्तर पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर पैसा रहेगा तो उसका दिनचर्या मतलब उसका सोचने समझने का क्षमता अलग रहेगा और नेक्स्ट लेवल का रहेगा। देखिए राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति प्रोडक्ट अर्थात नेट प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति में वृद्धि तभी होगा जब उत्पादन में अधिक श्रमिक
को लगाया जाएगा। बिल्कुल सही। अगर कहीं भी कारखाने पर 10 व्यक्ति काम करेगा तो उसका उत्पादन भी कम होगा, और ज़्यादा करेगा तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा। मतलब अगर जो कारखाना ज़्यादा लगेगा तो वहाँ उत्पादन अधिक होता है, वहाँ पे क्या होगा, रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा और बेरोजगार कम होगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसके श्रमिक का वेतन बढ़ेगा और उसकी आय भी बढ़ेगी और जीवन स्तर पूर्व की अपेक्षा बेहतर हो जाएगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास का संभव हो जाएगा। मतलब अगर जो कोई व्यक्ति का पैसा होने लगा तो वो विकास के पथ पे जरूर चलेगा, रास्ता पे। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय के सूचकांक इंडेक्स में वृद्धि होगी तो इससे लोगों के आर्थिक विकास में आवश्यक होगा। जैसे यहाँ पे ये वेन डायग्राम में दिखा रहे हैं, देखिए इसमें क्या है, विकास की क्रिया। पहले देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अगर विकास होगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, उसके बाद आर्थिक विकास होगा रुपया पैसा से, और उसके बाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। तो इसमें सबसे निर्भर क्या है, विकास होगा तभी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा। तो ये इसमें ये बताना चाह रहा था। अब देखिए यहाँ पे जो भी था इंपॉर्टेंट हम सब इसमें बता दिया। आप सारांश को इसको पढ़ के देख सकते हैं। इसमें इसका छोटा रूप दिया, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं, पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला आय सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कौन सा है, बिहार है। उसके वर्तमान में सांख्यिकी संगठन CSO अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आंकड़े, जहाँ कुल घरेलू उत्पाद था GDP 3-4 नकारात्मक इतना था, उसके बाद वही 4-5 में से 8-9 में पॉजिटिव इतना हो गया, जो बिहार के विकास का अच्छा संकेत है। तो ये सब आप पढ़ के यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसका अगर क्वेश्चन भी आंसर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।